हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन पे। आज के इस वीडियो में हम एक लास्ट टाइम पढ़ते हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। देखो, वैसे तो अर्थ इंटीरियर के बारे में आपको जितना पढ़ना था उतना आप पढ़ चुके हो। आज के इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र सीखेंगे। कहाँ पे? अर्थ के इंटीरियर में, मतलब कि किस प्रकार से हमारे अर्थ के इंटीरियर में कोर से लेकर के सरफेस तक हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो आज का हमको यही समझना है और ये आपके पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में हेल्प करेगा। मतलब जहाँ भी जाओगे ये आपका काम आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानने का प्रयास करते हैं कि कितने मैकेनिज्म होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो तीन मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या होता है, रेडिएशन। दूसरा कौन सा होगा, कंडक्शन। और तीसरा कन्वेक्शन। अब ये बताइए कि पृथ्वी के इंटीरियर में हमारा जो होता है तीन मेजर लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, हमें क्या जानना है कि कोर से लेकर के सरफेस तक जो एनर्जी होगा ट्रांसफ़र होगा, मतलब हीट जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा। ओके, अब इनमें कन्वेक्शन कहाँ लगेगा, कंडक्शन कहाँ लगेगा और रेडिएशन कहाँ लगेगा, यही हमको जानना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले रेडिएशन को उठाते हैं और देखते हैं रेडिएशन कहाँ पे हमारे पृथ्वी में लगेगा। रेडिएशन, देखो बात यह है कि रेडिएशन वहीं पे काम करता है जहाँ मीडियम कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ठीक है, रेडिएशन को काम करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में बात किया जाए, हीट ट्रांसफ़र का सबसे बेस्ट मैकेनिज़्म कौन सा होता है, रेडिएशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। बट अर्थ इंटीरियर के केस में हमारा थोड़ा सा माहौल बदल जाता है, क्योंकि अर्थ इंटीरियर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, अर्थ इंटीरियर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। अर्थ इंटीरियर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। सो इस वजह से क्या होगा, हमारे पृथ्वी के इंटीरियर में, ठीक है, एज ए मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन नहीं पाया जाएगा। तो रेडिएशन का तो यहाँ पत्ता गोल हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले मैकेनिज्म के पास, जिसका नाम है कंडक्शन, और देखते हैं कंडक्शन कहाँ कहाँ लगेगा। देखो, बात करें थ्योरेटिकली, हमारा जो कंपोजिशन है पृथ्वी का, क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम इज़ मेन कंपोजिशन। ओके, सोसियाल। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में निकल और आयरन। सो ये हमारा क्या है, मेन कंपोजिशंस हैं। ओके, इसके अलावा कोई और कंपोजिशन नहीं होता है अभी बताएंगे। बट पहले इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो कंपोजिशन आप जानते हैं उसके थ्रू आप बताओ कहाँ पे कंडक्शन पाया जाएगा। तो होता क्या, कंडक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता, हमें मेटल्स चाहिए होता है, कंडक्टर चाहिए होता है। तो वो कहाँ पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है हमारे कोर में। ठीक है, तो कोर में हमारा कंडक्शन शो होगा, ये तो आपको डायरेक्टली यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, बट क्या हमारा मेंटल और क्रस्ट में हमारा कंडक्शन नहीं होगा? तो देखो बात ये होता है कि इनका जो मेन कंपोजिशन है, जैसे क्रस्ट का मेन कंपोजिशन सिलिका और एल्युमिनियम है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सिलिका और एल्युमिनियम ही पाया जाता है हमारे क्रस्ट में। और मतलब मेंटल की बात करें तो वहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम ही सिर्फ नहीं पाया जाता है। एक्चुअली सभी जगहों पे कुछ ना कुछ मात्रा में हमारा आयरन पाया जाता है, बट उनका जो क्वांटिटी है या कह सकते हैं परसेंटेज है वो कम होता है। जैसे हमारे पृथ्वी के सरफेस पे भी थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन या अदर मेटलिक एलिमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये मेटलिक एलिमेंट का जो कंपोजिशन है या परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब आप कोर में पहुंच जाते हैं तो वही 85-80% से ऊपर हो जाता है। ओके, तो ऐसा तो होता नहीं कि अचानक से कोर में लाके किसी ने मेटल रख दिया, ऐसा तो नहीं होता ना।
यहाँ पे मेटल का जो है हमारा प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, परसेंटेज ज़्यादा होता है, बट इसके जस्ट ऊपर भी तो मेटल होंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ मात्रा में, मतलब ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ, ये थ्योरेटिकली तो आप यही होगा, थ्योरेटिकली हमारे कोर में कंडक्शन पाया जाएगा, बट प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्शन ऑफ वेरी स्लो रेट आर फाउंड ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होगा ना कि देखो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाऊँगा तो आपको एक्चुअली ऐसे ऐसे चीज़ें आज बताने वाला हूँ कि आपको बड़ा डाउट्स होगा, तो आप जाके क्या करोगे, गूगल सर्च करोगे, खोजोगे, तो आप देखोगे कि लिथोस्फीयर में कंडक्शन पाया जाता है। और यही बात पूरे मेंटल के लिए भी रहेगा कि मेंटल में भी हमारा जो होता है स्लो जो कंडक्शन होता है वो पाया जाता है, ओके। तो इस तरह से आपका कंडक्शन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रूप से ख़त्म हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पे चलते हैं, थर्ड, कन्वेक्शन। फॉर कन्वेक्शन मटेरियल मूवमेंट इज़ नीडेड, ठीक है। मटेरियल का मूवमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो है थ्योरेटिकली कहाँ पॉसिबल है, जैसा आप पृथ्वी के अंदर क्या क्या जानते हो कि दो ही जगह पे ये पॉसिबल हो सकता है। एक होगा हमारा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, और दूसरा होगा हमारा कहाँ पे, आउटर कोर में। ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारा क्या होगा, कन्वेक्शन होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलाउ है। क्यों, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर प्लास्टिक है, मतलब इसका प्लास्टिक स्टेट होता है, और आउटर कोर हमारा लिक्विड स्टेट होता है, तो यहाँ पे मटेरियल्स मूव कर सकते हैं, तो कन्वेक्शन यहाँ पाया जाएगा। अब इतना तो आप जान गए, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिकली में हम देखते हैं, मतलब इन प्रैक्टिकल, कि हमारा जो है हीट जो होता है पृथ्वी के अंदर से सरफेस तक किस तरह मूव करेगा, ओके। तो शुरुआत कहाँ से होगा, हमारे कोर से होगा। अब देखिए कोर में क्या है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करिए हीट है कहाँ से। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो जो बनाए हैं अर्थ इंटीरियर पे, सब में ये बताया है कि ये हीट हमारा कहाँ से है, ओरिजिन ऑफ अर्थ से है, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री मॉर्डियल हीट बोलेंगे, या कह सकते हैं रेसिडुअल हीट। जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो पहले हमारा पृथ्वी वोलेटाइल स्टेट में आया, फिर उसके बाद मोल्टन स्टेट में आया। मोल्टन स्टेट का मतलब हो गया कि गर्म आग का गोला बन गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। जब गर्म आग का गोला बना तो धीरे धीरे फिर हमारा पृथ्वी धीरे धीरे क्या करेगा, ठंडा होना शुरू करता है। जब ठंडा करना शुरू करेगा तो कहाँ पे ठंडा होगा, पहले सरफेस पे होगा, क्योंकि सरफेस हमारा डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो हमारा सरफेस तो कूल हो गया, ओके। लेकिन जो अंदर की जो गर्मी थी वो अभी भी अंदर ही रह गई है, ट्रैप्ड रह गई है। वो धीरे धीरे फिर बाहर निकलने का प्रयास करता है, और बाहर निकलता है तो अभी देखेंगे किस फॉर्म में निकलेगा। तो ये है हमारा अंदर जो गर्मी ट्रैप्ड है, ठीक है, कहाँ पे, हमारे इनर कोर में। सेंटर पे हमारा जो टेम्परेचर होता है एट सेंटर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सूर्य के सन सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इनर कोर हमारा जो होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है। और बिकॉज इनर कोर में हमारा क्या पाया जाता है, मेटल्स पाए जाते हैं, मतलब ठीक है, मेटल पाए जाते हैं, कंडक्टर पाए जाते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कंडक्शन होगा। तो थ्रू कंडक्शन हमारा जो हीट है वो इनर कोर से ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे, आउटर कोर में। आउटर कोर तक हमने हीट पहुँचा दिया, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा डिसकॉन्टिन्यूटी है, लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी तक पहुँचा। अब बिकॉज हमारा आउटर कोर कैसा है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है, तो अब हम बात करते हैं आउटर कोर की। ये है हमारा लेहमैन। यहाँ से हीट हमारा नीचे से आया,
ओके, अब हम पहुँचे कहाँ पे, आउटर कोर में। तो आउटर कोर हमारा कैसा लिक्विड है, जैसे ही नीचे से गर्मी लगा उसको, हीट मिला उसको, वो तुरंत क्या करेगा, कन्वेक्शन स्टार्ट करेगा। ओके, यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, कन्वेक्शन शुरू होगा। अब इस कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है, हमारे अर्थ का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको आप जियोमैग्नेटिज्म बोलोगे, जियोमैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। ओके, तो मतलब नीचे से ऐसा लगेगा ना कि एक भट्ठी जला दिया गया है, उस पर कोई लिक्विड रख दिया गया है, तो वो क्या करने लगेगा, उसमें कन्वेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब ये कन्वेक्शन जो हो रहा है ना, किसका हो रहा है पता है, ये कन्वेक्शन हो रहा है मेटालिक, ठीक है, एलिमेंट्स का। हाँ, इसी वजह से जो है अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। बाद में इसका पूरा मैकेनिज्म आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी बस इतना जान लो कि यहाँ पे क्या होने लगा है, यहाँ पे मेटलिक एलिमेंट का कन्वेक्शन हो रहा है। ओके, तो हमारे आउटर कोर में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, बट हमारे इनर कोर और आउटर कोर के बीच में एक बढ़िया सा क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों के बीच में हीट जो होता है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा आउटर कोर से जो हीट है इनर कोर में नहीं ट्रांसफ़र होगा। दोनों मेटल हैं, जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, वह दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा। ओके, इसी वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर ऑफ इनर कोर हम माने TI, तो हमारा जो टेम्परेचर है आउटर कोर O, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर लगभग समान होता है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का लगभग समान होता है, बट जो हमारा प्रेशर होता है इनर कोर पे, ठीक है, प्रेशर जो हमारा इनर कोर पे होता है बहुत ज़्यादा होता है देन द प्रेशर ऑफ क्या, आउटर कोर। सो हमारा जो प्रेशर है आउटर कोर पे, ठीक है, वो तो बहुत कम है, लेकिन टेम्परेचर इनर कोर के बराबर लगभग है। यही कारण है कि हमारा टेम्परेचर यहाँ डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है। कहाँ पे, आउटर कोर में। आउटर कोर में टेम्परेचर डोमिनेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, जबकि वही बात करें इनर कोर पे, तो इनर कोर पे देखो क्या हाल है, इनर कोर पे टेम्परेचर जो है सेम है, आउटर कोर के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि देखो ऐसा ना कि सेंटर पे चारों तरफ से प्रेशर लगता है। ओके, इसी वजह से हमारा जो इनर कोर होता है, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, अब हम इनर कोर से आगे बढ़ते हैं हीट को लेकर के। अब हमारा कोर मेंटल बाउंड्री पे हम पहुँचे, थोड़ा सा और नीचे बनाता हूँ, कोर मेंटल बाउंड्री लिख देता हूँ, कोर मेंटल बाउंड्री, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं ना, डिस्कॉन्टिन्यूटी। ओके, समझ जाइएगा। अब ये नीचे से हमारा, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू एनर्जी जो है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी पर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल लेवल का हमारा क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी पे हमारा क्या होगा, कंडक्शन एट लोअर पार्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, डी लेयर बोलते हैं। ठीक है, मेंटल का डी लेयर, मतलब कि मेंटल का कह सकते हो लोअर मेंटल का लोअर पार्ट। ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ लोअर मेंटल, यहाँ पे कंडक्शन हुआ और यहाँ का जो मटेरियल था वो गर्म हुआ। यहाँ का मटेरियल क्या हुआ, गर्म हुआ। ओके, अब इसमें कुछ भी आगे बोलने से पहले आपका एक वहम मैं दूर करना चाहता हूँ कि हमारा जो मेंटल होता ना, वो कैसा होता है, हमारा मेंटल जो होता है एटमॉस्फेयर को छोड़ करके पूरा हमारा जो मेंटल होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। नो डाउट सॉलिड होता है, ठीक है, बट दिस सॉलिड बिहेव लाइक ए प्लास्टिक, बिहेव लाइक ए प्लास्टिक। ओके, मतलब होता तो सॉलिड है,
लेकिन इसका बिहेवियर कैसे होता है, जैसे एस्ट्रोनोस्फीयर का बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर एस्ट्रोनोस्फीयर वाला होगा लेकिन रहता सॉलिड है। मतलब एक ऐसा सॉलिड है जो पानी की तरह बह सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है इसका। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आप देखोगे कि गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी पर यहाँ पे ही टेम्परेचर हमारा 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब इतना हाई हो जाता है। अभी पृथ्वी के आधे दूरी पे है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, आधे दूरी पर ही आपका जो है टेम्परेचर कितना हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर समझ लो अचीव कर लिया 5500 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारा यहाँ पे हाई होता है। बट वहीं पे अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इसका मतलब प्रेशर भी कुछ कम नहीं है, प्रेशर भी बहुत हाई है। अब इन दोनों के बीच में जो हमारे मेंटल के मटेरियल हैं बेचारे फंस जाते हैं। टेम्परेचर कहता है कि हमारा जो है मतलब स्टेट चेंज करो, बट प्रेशर कहता है मैं नहीं करने दूंगा। तो इन दोनों की वजह से ये होते तो सॉलिड हैं, ठीक है, लेकिन बिहेव कैसे करते हैं लाइक प्लास्टिक, कि मतलब अभी इनको हीट दे दो तो अभी बह जाएंगे, ऐसे बिहेव करते हैं। मतलब इनका बिहेवियर प्लास्टिक होता है लेकिन इनका स्टेट कैसा होगा, सॉलिड होगा। ओके, आप कहोगे विश्वास नहीं करता। जैसे ये फिगर आप देखो, ठीक है, ये फिगर देखो, इस फिगर में आपको क्या शो किया जा रहा है पता है? इस फिगर में आपको शो किया जा रहा है कि मेंटल में हमारे कन्वेक्शन हो रहा है, हमारे पूरे मेंटल में कन्वेक्शन हो रहा है। ये कोई एस्ट्रोनोस्फीयर का फिगर नहीं है, ये हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर के ऊपर ये मेंटल है और मेंटल में क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर ये प्लास्टिक की तरह बिहेव ना करे तो हमारा कन्वेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। ऐसा होगा कि सपोज यहाँ पे हमारा हीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लेयर था हीट हो गया, मान लो ये लेयर हीट होने की वजह से ये जो है मेल्ट हो जाए, प्लास्टिक ना मानो, मान लो ये मेल्ट हो गया, तो इसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है कम हुआ और ये ऊपर उठा, ये ऊपर उठ गया, नो डाउट ऊपर उठ सकता है। अगर ये मेल्ट हो गया, इसकी डेंसिटी कम हो गई, ऊपर उठ सकता है, ठीक है, और ये ऊपर के लेयर्स को भी ऊपर लेके जाएगा। बट ये बताओ अगर ये प्लास्टिक की तरह बिहेव ना करे तो जब ये ठंडा होगा तो ये नीचे क्या सॉलिड के रूप में आ पाएगा? अगर ये पूरा मीडियम सॉलिड की तरह बिहेव करे, सॉलिड हो जाए, तो क्या ये नीचे आने देगा? नहीं आने देगा ना। फिर जो ऊपर उठेगा वो वहीं पे एक्युमुलेट होना पड़ेगा उसको, ऐसे तो फिर यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी ना मटेरियल की, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा जो मेंटल है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर होता है कि एज ए सॉलिड ही रहता है बट बिहेव लाइक ए प्लास्टिक। ओके, एक और फिगर आपको दिखाना चाहूँगा, देखो ये है आपका, ठीक है, ये आपका बहुत अच्छे से शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो मेंटल और कोर बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारा मेंटल वाला पार्ट है और ये मेंटल कोर बाउंड्री, मतलब कह सकते हैं ये हमारा क्या है, गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ पे जब हीट हुआ, हमारा लेयर्स हीट हुआ, तो ये क्या कर रहा है, एज ए बिहेविंग लाइक ए प्लास्टिक, मतलब ये हमारा सॉलिड ही है, ये हमारा लिक्विड में चेंज नहीं हुआ है और ना ही ये मेल्ट हुआ है, ठीक है, ये मेल्ट भी नहीं होगा, ये सॉलिड है। और ये सॉलिड जब गर्म हुआ, तो जब गर्म होगा तो ऐसे में क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा तो ऐसे में इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो इसकी टेंडेंसी होगी सरफेस की तरफ भागने का। तो ये जो मटेरियल यहाँ पे गर्म हो रहा है ना, ये मटेरियल अपने साथ एज ए सॉलिड ही है बट बिहेव लाइक ए प्लास्टिक, और ये ऊपर लेकर के हीट को जाएगा, ऊपर लेकर के हीट को उठ रहा है। अब ऊपर उठने के बाद फिर यहाँ पे देखो डाइवर्ज हो गया, यहाँ पे डाइवर्ज हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारा हमारा लिथोस्फीयर है, यहाँ पे थिन हो गया कि नहीं, पतला हो गया कि नहीं। नीचे से ये जो हमारा हीट है ना, ये हीट नीचे से देखो, ये खुद अपना मेल्ट नहीं हुआ है। हाँ, ऊपर उठेगा तो उठते समय जो है जब प्रेशर इसका डिक्रीज़ करेगा, जब प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, मतलब यहाँ पे तो सॉलिड ही है, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा इसका प्रेशर क्या करेगा, इसका प्रेशर जो है रिलीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, तो उसके वजह से वो मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब पहुँचेगा हमारे लिथोस्फीयर के नीचे, तो ये अपना भी मेल्ट हो सकता है और लिथोस्फीयर को भी नीचे से मेल्ट करेगा। जब लिथोस्फीयर हमारा नीचे से मेल्ट होगा तो ऐसे में वो किस में कन्वर्ट होगा, मैग्मा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जिस जगह पे ये उठता है, ये राइज होता है हमारा कन्वेक्शन, ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म को आप क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, मेंटल प्लूम बोलेंगे, मेंटल प्लूम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मेंटल प्लूम होता है ना,
ये जहाँ पे भी लिथोस्फीयर को आके टच करता है वो लिथोस्फीयर नीचे से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर के क्या बनेगा, लावा और मैग्मा फॉर्म करेगा। तो फिर ये यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन कर सकता है। तो इस यहाँ पे क्या बन जाता है, हॉट स्पॉट बन जाता है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको क्या समझना है इसमें, अभी आपको पूरा मेंटल प्लूम हॉट स्पॉट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा जो डिस्कॉन्टिन्यूटी लेयर था, यहाँ जो डिस्कॉन्टिन्यूटी लेयर है वहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा जो चट्टान है वो गर्म हुआ, और वो कैसे स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, बट बिहेव लाइक अ प्लास्टिक। तो जब गर्म हुआ, एक्सपेंड किया, तो इसकी वजह से हमारा जो डेंसिटी कम हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, राइज करेगा। जब राइज करेगा प्रेशर रिलीज होगा, फिर चेंज हो सकता है मैग्मा में हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे मेंटल में क्या होगा, हमारे मेंटल में होगा कन्वेक्शन उसकी वजह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए डाइवर्ज होकर के फिर यहाँ पे हमारा कूल होकर के नीचे सिंक कर जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पूरे मेंटल में कन्वेक्शन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमारा जो है मेंटल में भी क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब हमारा हीट कहाँ तक पहुँच गया है, ये हीट हमारा पहुँच गया लिथोस्फीयर के नीचे तक। बट देखो एक्चुअली होता क्या है कि लिथोस्फीयर के नीचे हमारा क्या होता है, एस्थनोस्फीयर होता है। अब नीचे से इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा एनर्जी हमारा, ठीक है, कहाँ जा रहा है, वो हमारा जा रहा है लिथोस्फीयर की तरफ, ठीक है। बट बीच में क्या आ जाता है हमारा, बीच में एक प्लास्टिक मीडियम आ जाता है लगभग 200 किलोमीटर थिकनेस का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जितना भी स्ट्रेस नीचे से आ रहा है या जितनी भी हीट आ रही है, ठीक है, उसको लिथोस्फीयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होने से क्या करेगा, रोकेगा। आप खुद ही सोचो कि ये हमारा जेली है, ठीक है, जेली जानते हो ना, जो खाते हो टॉफ़ी। अब जेली में आप क्या करो, चीज़ों को ला करके मारना शुरू करो, तो ऐसा होगा ना कि ये हमारा जो एक तरह से जो भी स्ट्रेस होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब कि हमारा लिथोस्फीयर को हीट करने से बचाएगा, डायरेक्टली हीट नहीं करने देगा। और जो भी हीट आएगा उसको भी क्या करेगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, देखो आप देखें ना नीचे से कितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकल के आ रही है, हीट निकल के आ रही है। तो ये जो हीट होता है वो निकल के तो आता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इट एक्ट लाइक ए डायनेमिक बफर जोन, डायनेमिक बफर जोन, ठीक है। मतलब ये जो होगा हमारे पृथ्वी को, हमारे लिथोस्फीयर को डायरेक्ट हीट होने से बचाता है, फ्रॉम हीट फ्रॉम द स्ट्रेसेस। ओके, तो इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब बड़ा खूबसूरती से बना दिया गया इसको कि ये प्लास्टिक मीडियम में बनाया गया है। और ये जो होता है हमारे लिथोस्फीयर को हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता तो हमारा लिथोस्फीयर गायब था फिर, ठीक है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में देख ही लेते हैं। अभी हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का थिकनेस हर जगह इक्वल नहीं होता है। इसका थिकनेस डिपेंड करता है कि कहाँ पे हीट कितनी है, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर इसके मतलब हीट तो दो सोर्सेज से मिल रहा है, एक हमारा कहाँ से मिल रहा है, एक हमारा नीचे से मिल रहा है, इंटीरियर हीट मिल रहा है, और दूसरा इसके पास स्वयं भी क्या है, हीट है। इसका जो हीट होता है, मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का हीट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। सपोज यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मतलब कंपोजिशन या कह सकते हो प्रोपोर्शन, यहाँ पे हमारा क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, ज़्यादा हीट यहाँ पे निकलेगा, ज़्यादा हीट यहाँ पे प्राप्त होगा हमको। तो यहाँ पे जो हमारा लार्जर पोर्शन क्या होगा, लार्जर पोर्शन मेल्ट होगा या प्लास्टिक में फॉर्म होगा, और इसकी वजह से कह सकते हो यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा ज़्यादा होगा, थिकनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमारा कम प्रोपोर्शन या कम रेशियो होने की वजह से किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा, थिन होगा, पतला होगा। ओके, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका मेन काम आपने देख ही लिया
कि हमारा इसके एटमॉस्फेयर का मेन काम क्या होगा, ये एक्ट एज ए बफर जोन। ओके, ये हमारा बफर जोन की तरह एक्ट करता है। जितनी हीट आती है उसको अपने अंदर ले करके उसका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। अब इसके कन्वेक्शन की वजह से आप देखोगे पृथ्वी पर क्या होगा, प्लेट का मूवमेंट होगा, प्लेट का मूवमेंट होगा। ओके, और साथ ही में ये जो प्लेट का मूवमेंट हुआ, वोल्केनिक इरप्शन भी यहीं से होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारा जो ये एंडोजेनिक फोर्स है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति देखी जाएगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा हीट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया सम टाइप ऑफ एनर्जी, सम टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, जो जा करके हमारे पृथ्वी पर क्या करेंगे, लैंड फॉर्म करेंगे। कहीं पे स्ट्रेस लगेगा तो हमारा जो रॉक्स होगा ब्रेक होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। तो ये जो हीट है ना, वो पृथ्वी के सतह पे ऐसे गर्मी की तरह नहीं निकलेगा जैसे सूर्य के सरफेस पे निकल आया गर्मी की तरह, ये निकलेगा अदर अदर कह सकते हो इंडोजेनिक फोर्सेस के रूप में निकलेगा। इसका एक्सप्रेशन जो सरफेस पे ना, वो प्लेट के मूवमेंट में होगा, ये वोल्केनिक इरप्शन में होगा, लैंड फॉर्म में होगा, अर्थक्वेक में होगा। तो इस फॉर्म में ये क्या करेगा, जो हीट है हमारे पृथ्वी के अंदर, वो एक तरह से फोर्स के रूप में, एक तरह से एनर्जी के रूप में हमारे पृथ्वी पर सरफेस पे दिखाई देगा। ओके, तो ये जो हमारा प्लेट जो मूव करता है, ये जो प्लेट मूव करता है, उसका ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आता है, वो गर्मी से आता है, वो हीट से आता है, वो कन्वेक्शन से आता है, जो हमें क्या करता है, मतलब कि आप सोचो ना कि एक मोटर है, एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर था, नीचे गर्मी थी, उस गर्मी को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया इस पृथ्वी के अंदर कि वो मोटर को घुमा रहा है। ठीक है, मतलब कन्वेक्शन हो रहा है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, ये हमारा प्लेट मूव कर रहा है। तो मतलब वो हीट जो है ट्रांसफॉर्म हुआ एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और उसकी वजह से कन्वेक्शन हुआ, और कन्वेक्शन की वजह से हमारा क्या हुआ, प्लेट मूव कर रहा है, बड़े बड़े प्लेटें मूव कर रहे हैं। अब प्लेटों के मूवमेंट की वजह से ट्रेंच बन रहे हैं, प्लेटों के मूवमेंट की वजह से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, आइलैंड आर्क्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे पृथ्वी के सतह पर हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें कैसे दिखाई देता है, इंडोजेनिक फोर्सेस के रूप में दिखाई देता है सतह पर। और यहीं पे हमारा जो है ये पूरा मैकेनिज्म ख़त्म होता है। ठीक है, और हम मतलब आपने देख लिया कन्वेक्शन सब, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पे कन्वेक्शन ही पाया जा रहा है। ठीक है, आउटर कोर में कन्वेक्शन पाया गया, मेंटल में कन्वेक्शन पाया गया, और हमारा जो है एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन ही होता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लो यहीं पे, वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट कर्व। ठीक है, अंतिम चीज़ है इस चैप्टर में, और उसके बाद आपका इस चैप्टर में विश्वास मानिए कुछ नहीं बचा, सब खत्म है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कर्व, तो लिथोस्फीयर शुरुआत कहाँ हो, 0 किलोमीटर, सबसे पहले हम 200 किलोमीटर मान लें लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद हम मान लेते हैं कहाँ तक, 650 किलोमीटर मेंटल के अपर मेंटल तक। ठीक है, पूरा अपर मेंटल। फिर हम मान लेते हैं कहाँ तक, एट गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे लिख देता हूँ। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी का मतलब हो गया हमारा कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। फिर हम मान लेते हैं 5100 किलोमीटर, और फिर मान लेते हैं हम 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमको टेम्परेचर का देखना है कि डेप्थ के साथ टेम्परेचर कैसे हमारा जो है वो मतलब बढ़ता है। ठीक है, कैसे इंक्रीज़ करेगा। तो देखो विथ इन फर्स्ट 200 किलोमीटर मतलब लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमारा टेम्परेचर जो होता है डेप्थ के साथ इंक्रीज़ करेगा। तो 200 किलोमीटर में हम मान सकते हैं कि रफली कितना इंक्रीज़ कर जाएगा, रफली हमारा जो इंक्रीज़ करेगा वो होगा 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 500 यहाँ पे दिखा देता हूँ, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
डॉट 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 यहाँ करके मैं 6000 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 500 तक बढ़ा। 650 किलोमीटर तक बात करें तो इसी के बीच में हमारा क्या पड़ जाता है, एस्थनोस्फीयर पड़ जाता है। एस्थनोस्फीयर में बताया मैंने टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस है, वहाँ पे हीट अपने आप ही है, और नीचे से जितना हीट आ रहा है वहीं पे पहले आ रहा है, हीट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एस्थनोस्फीयर में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। 650 किलोमीटर तक ही हम लगभग 2500 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। ओके, इसके बाद देखा जाए तो हमारा 2900 किलोमीटर तक लगभग ऑलमोस्ट टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम हो चुका होता है। तो आधे दूरी में ही हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, 5500, मतलब 5500। तो 5500 कुछ यहाँ पे, तो ये हमारा 2900 किलोमीटर, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर लगा लेता हूँ निशान, बाकी मिटा देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक तो इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद लगभग टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बताया ही मैंने, कंडक्शन होगा, ठीक है। हमारा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन की वजह से टेम्परेचर लगभग ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ये हमारा 5500 तक बढ़ा, ये हमारा 6000 तक बढ़ा। तो ये लगभग हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो ये हमारा पूरा टेम्परेचर ग्रेडियंट कर्व है, ठीक है। इसके सारे रीजंस तो आपको पहले ही पता चल गए थे। चलो, ख़त्म होता है ये चैप्टर। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी बुक को देख लीजिए कौन सा नेक्स्ट चैप्टर होगा। आई थिंक रॉक होगा। तो पहले हम रॉक को पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसा हुआ ना, देखो सीक्वेंस भी समझो इसको। ये हम जो पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ लिया, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ ली, अर्थ का ओरिजिन पढ़ लिया, उसके साथ साथ उसका एवोल्यूशन पढ़ लिया। फिर अर्थ के अंदर गए, ठीक है, अंदर के पूरे मटेरियल्स को और अंदर के एनर्जी ट्रांसफ़र को आपने जान लिया। ओके, जितने लेयर्स होते हैं सबको जान लिया। फिर आप क्या पढ़ो, पहले इसके रॉक्स को पढ़ लो, ठीक है। तो रॉक्स को जब पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम उसके लैंड पे आएंगे, लैंड फॉर्म पे आएंगे, और उसका जो है सबसे पहले बड़े लैंड्स पे आएंगे, कॉन्टिनेंट और ओशियंस पे आएंगे। और हाँ, आपको कोई डाउट लगे, कुछ भी कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके हमसे वो बातें करें, ठीक है, हमसे जुड़ें आप। मैं चाहता हूँ ये टीचिंग हमारा प्रोफेशनल ना हो, थोड़ा सा लगे कि हाँ यार कुछ भी पूछा जा सकता है। आप बिल्कुल पूछो, हाँ, पर्सनल चीज़ें नहीं आपको कोई डाउट होता है, कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और लाइक करें, सपोर्ट करें अगर आपको अच्छा लगता है, ओके, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।